Welcome to this video session. In this video here I will discuss class 8 geography chapter 2 part 2. Class 8 geography chapter 2 part 2 conservation of land resource भूमि संसाधन का संरक्षण की बात यहाँ पे करते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, यहाँ पर देखिए क्या कि growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land, and has created a fear of losing these natural resources. Uh, uh, and has created a fear of losing these natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, and check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इन प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। वन रोपण, यहाँ पर आपको वन रोपण एफोरेस्टेशन जिसे बोलते हैं, वन रोपण। हाँ, यहाँ पर देखिए बढ़ती जनसंख्या इसकी मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे देखिए इस प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, देखिए वन रोपण भूमि उद्धार रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। सॉइल की हम बात करते हैं, मृदा की बात करते हैं। देखिए द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी substance covering the surface of the earth is called soil. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the types of soil. Soil is made up of organic matter, minerals, and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter makes the soil fertile. यहाँ देखिए आपको soil में कहता है पृथ्वी के पृष्ठ दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, इसमें देखिए इसमें जो आपको कहा गया फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन की बातें कुछ थी, उसको देखते हैं। यहाँ आप देखिए लैंडस्लाइड की कुछ बात की, उसको यहाँ पर देख लीजिए। लैंडस्लाइड आपको यहाँ पर है। यहाँ देखिए लैंडस्लाइड मतलब आपको भूस्खलन क्या होता है। देखिए लैंडस्लाइड मतलब आपको भूस्खलन क्या होता है, इसको देखिए। देखिए लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड है द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। Landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris on or earth down a slope. They often take place in conjunction with earthquakes, floods, and volcanoes. A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some
quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its bursting. In the Hiri train landslide, train landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and poverty. Strike life and property and occupy a position of major concern. देखिए, भूस्खलन को समान रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के विपरीत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। भूस्खलन को समान रूप से शैल, देखिए भूस्खलन को समान रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती और चिंता का एक मुख्य विषय है। अब देखिए एक केस स्टडी यहाँ पर क्या है। ए मासिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज हिट देखिए यहाँ पर हिट पंजी विलेज, यहाँ पर हिट पंजी, यहाँ पर जी का मतलब जो लिया गया है, पंजी विलेज नियर रेकोंगपियो इन किन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज ए 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज। ड्यू टू दिस ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप collapsed and caused intense damage to the road and nearby village. The Panji village was completely vacated to avoid any possible loss of life. एक यहाँ पे क्या कि एक केस स्टडी मतलब एक वस्तु स्थिति का अध्ययन यहाँ पर है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, देखिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में, देखिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में रेकोंगपियोंग, देखिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकोंगपियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का एक कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए मिटिगेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं। मिटिगेशन मैकेनिज्म की बात यहाँ पर हम करते हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। some broad mitigation techniques of landslide are as follows: hazards mapping to locate areas prone to landslide, hence such areas can be avoided for building settlements. Construction of retention wall to stop land from slipping. Increase in the vegetation cover to arrest landslide. The surface drainage control works to control the movements of landslide along with rainwater and spring flows. देखिए यहाँ पर न्यूनीकरण क्रियाविधि हम ये कह सकते हैं भूस्खलन को रोकने की क्रियाविधि क्या हो सकता है। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने के कुछ प्रविधियां निम्न है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बढ़ाने के लिए छोड़ा जा सकता है।
भूमि को खिसकने से बचाने के प्रतिधारी दीवार का निर्माण होना। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण होना भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अफवाह झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। अब आगे यहाँ पे एक खास बात था कि देखिए एक यहाँ पे एक आपको लेयर दिया गया है, क्या कुछ मृदा परिच्छेदिका मतलब सॉइल प्रोफाइल। देखिए यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल है, मतलब मृदा परिच्छेदिका है, सॉइल के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ये जो भाग आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको पैरेंट रॉक हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं जनक चट्टान, जिससे मृदा को उत्पन्न होती व्युत्पत्ति होता है। विथर्ड रॉक मटेरियल, यहाँ पर विथर्ड रॉक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं अवक्षेद चट्टानी पदार्थ बोलते हैं, अवक्षेद चट्टानी पदार्थ या अवक्षेद चट्टान पदार्थ जिसको बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं विथर्ड रॉक मटेरियल बोलते हैं, अवक्षेद चट्टानी पदार्थ होता है। और तीसरा आपको यहाँ पर सब सॉइल, देखिए सब सॉइल विथ सैंड सिल्ट एंड क्ले, सब सॉइल, देखिए सब सॉइल विथ सैंड सिल्ट एंड क्ले की बात करते हैं। बालू गाद, देखिए बालू गाद या क्ले के साथ उप मृदा की बात करते हैं, बालू गाद या क्ले के साथ उप मृदा आपके यहाँ पर हो गया। और तीसरा महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर क्या कि देखिए टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए टॉप सॉइल, देखिए ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा आपके यहाँ पर है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। डू यू नो में यहाँ पर कहा गया क्या, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या एक शब्दावली की बात आपके यहाँ पर की गई है, शब्दावली की आपके यहाँ पर बात की गई है। शब्दावली में आपके यहाँ पर क्या कि अपक्षय की बात आपके यहाँ देखिए, अपक्षय आपको है तो उसको देखिए अपक्षय। तो यहाँ पर देखिए अपक्षय आपको क्या होता है, एक शब्दावली आपके यहाँ था अपक्षय, जिसको हम बोलते हैं विथरिंग बोलते हैं। यहाँ देखिए विथरिंग या विथरिंग बोल सकते हैं अंग्रेजी में, आपको हिंदी में शब्दावली अपक्षय बोल सकते हैं। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड rocks by temperature changes, frost action, plants, animals and human activity। अब अपक्षय देखिए क्या होता है कि तापमान परिवर्तन सुधार क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना को हम अपक्षय बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि तापमान परिवर्तन, तापमान अपक्षय मतलब क्या होता है, और विथरिंग अपक्षय मतलब क्या होता है क्या। देखिए तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना को हम अपक्षय बोलते हैं। उसके बाद इसी को हिंदी विथरिंग बोलते हैं, अंग्रेजी में विथरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको फिर आपको यहाँ क्या कि फॉर्मेशन है, यहाँ पर कुछ आपको इमेज आपको दिया गया, तो उसको पहले देख लीजिए। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक यहाँ पर इमेज है, देखिए क्या कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन है। तो ऐसे ही देखिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो सबसे देखिए यहाँ पर जो पहला आपको कारक दिया गया है, इसको देख लीजिए। पैरेंट रॉक्स होते हैं, पैरेंट रॉक्स देखिए क्या होता है। तो पैरेंट रॉक या जनक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला भाग आपके यहाँ पर हो गया जनक सेल जिसको बोलते हैं। इसमें हम यहाँ पर देखिए जनक सेल के डिटरमाइंस कलर्स, टेक्सचर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, प्रीमिएबिलिटी। देखिए जनक सेल क्या, देखिए जनक से रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। पैरेंट रॉक्स का मतलब क्या होता है, पैरेंट रॉक्स का मतलब आपको होता है जनक से रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। पैरेंट्स रॉक्स की बात हम यहाँ पर करते हैं, पैरेंट रॉक्स की बात यहाँ पर करते हैं। तो पैरेंट्स रॉक्स का मतलब आपके यहाँ पे ये हो गया कि पैरेंट्स रॉक में क्या होता है, जनक सेल आपको होता है। तो डिटरमाइन कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, प्रीमिबिलिटी। देखो जनक से रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है, जिसको हम मृदा बोलते हैं, यहाँ पर पैरेंट्स रॉक मतलब क्या होता है, जिसको मृदा। अब देखिए रिलीफ की बात यहाँ पर हमको की गई। तो रिलीफ किसको क्या होता है, देखिए रिलीफ आपको जो यहाँ देखिए इसमें आपको है क्या, रिलीफ की बात देखिए आपको है क्या कि देखिए एटीट्यूड एंड स्लोप। देखिए एटीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। देखिए बहुत अच्छी बात लिखा है, एटीट्यूड एंड
एटीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल की बात यहाँ पर आपको की गई है। एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल आपके यहाँ पर है। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित कर ऊंचावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ऊंचावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ऊंचावच तुंगता और ढाल जो आपको होते हैं, ऊंचावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तो ऊंचावच तुंगता और ढाल जो होता है मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। एटीट्यूड देखिए यहाँ पर क्या, एटीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल होता है। इसके बाद आपके यहाँ पर आगे देखिए क्या कि फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आपको की गई है। देखिए फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा मतलब आपको वनस्पति जात हो गया। फ्लोरा मतलब आपको देखिए एल से फ्लावर होता है, तो फ्लोरा एफ से एल से फ्लावर होता है। देखिए फ्लोरा फौना एस एनिमल होता है। देखिए फ्लोरा और फौना, तो फ्लोरा मतलब आपको वनस्पति जात हो गया और फौना मतलब आपको प्राणी जात हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब आपको सूक्ष्म जीव हो गया। तो फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस इन फॉर्मेशन। अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, इसका ही मतलब है कि वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव जो होता है, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए क्लाइमेट की बात हम यहाँ पर करते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। क्लाइमेट आपको क्या होता है? देखिए क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस। देखिए क्लाइमेट यहाँ पर क्या है कि क्लाइमेट आपके यहाँ पर जिसको जलवायु बोलते हैं। क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट यहाँ देखिए क्लाइमेट की बात हम करते हैं तो टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या कि क्लाइमेट की बात यहाँ पर की गई है। टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कि टाइम की बात हम यहाँ पर की गई है। टाइम की बात आपके समय की बात की। डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। टाइम की बात यहाँ पर करते क्या है? समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय जो होता है वह मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो फिर उसके बाद आगे यहाँ पर आपको कहा गया कि आपको फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की बात यहाँ पर करते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर की, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद अपक्षय तो हो चुका था। अपक्षय क्या था? तापमान परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावित शरीरों का टूटना और क्षय होना को हम अपक्षय बोलते हैं। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए एक आगे क्रियाकलाप है कि भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक मुट्ठी एकत्र कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। अब यहाँ देखिए एक जो खास चीज़ आपके यहाँ पर शुरू किया वो आपको है क्या? एक यहाँ पर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की बात यहाँ पर आपको की गई है। तो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की बात आप यहाँ पर कर लेते हैं। मृदा निर्माण के जो कारक है उसको यहाँ पर देख लीजिए। मृदा निर्माण के जो कारक हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए यहाँ पर द मेजर फैक्टर्स of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors. Other factors are the topography, road of organic materials and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place। आपको होता है इसमें देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का, देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक अस्थिराकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है।
इसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए क्लाइमेट टेम्परेचर आपको ये सब तो हो गया, तो आगे यहाँ पे आपको है क्या कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स की बात करते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स की बात करते हैं। तो मृदा का जो निम्नीकरण है, डिग्रेडेशन निम्नीकरण होता है, और यहाँ पर आपको सॉइल का मेजर्स है, संरक्षण के उपाय की बात करते हैं। संरक्षण की जो उपाय है उसको यहाँ पर बात करते हैं। संरक्षण के उपाय की बात आपको यहाँ पर करते हैं। तो संरक्षण की उपाय की हम बात करें, देखिए सॉइल इरोजन, देखिए सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन। देखिए सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्री टू सॉइल हैज अ रिसोर्स यहाँ देखो क्या कि हैज अ रिसोर्स। ये क्या कि soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soils. Factor which led to soil degradation and deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizer or pesticides, rainwash, landslide and floods. यहाँ देखिए क्या कि मृदा अपरदन और चिंता, देखिए मृदा अपरदन और चिंता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। देखिए मृदा अपरदन और चिंता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। जो सॉइल इरोजन मतलब आपको मृदा का अपरदन होता है और हिंदी में, और आपको डिप्लेशन मतलब आपको यहाँ पर होता है चिंता। ये देखिए तो मृदा अपरदन और चिंता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। अब मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। देखिए मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनों उन्मूलन, अतिचारक, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। देखिए भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण कुछ विधियां निम्न प्रकार की आपको है। इसमें देखिए क्या कि सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल हैजर्ड रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। फैक्टर विच लीड्स टू सॉइल degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslide, and floods. Some methods of soil conservation are listed below. तो पहला जो आप यहाँ देखिए, पहला आपको यहाँ मल्च बनाना आपके यहाँ पर है क्या, पहला है मल्च बनाना, जिसको हम मल्चिंग बोलते हैं हिंदी में, मल्चिंग अंग्रेजी में, हिंदी मल्च बनाना बोलते हैं। देखिए द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। आपको देखिए मल्च बनाना क्या होता है, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाह से ढक जाती है। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाह से ढक जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो फिर उसके बाद आगे आपके यहाँ देखिए आपको दूसरा आपको उपाय है क्या, कंटोर बैरियर्स की बात की है। कंटोर बैरियर्स की बात की गई है। कंटोर बैरियर्स आपके यहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं कंटोर बैरियर्स के बाद आपके यहाँ पर है क्या कि कंटोर बैरियर्स मतलब क्या होता है कि आपको रक्षक मेखलाएँ जिसको बोलते हैं, कंटोर बैरियर्स आपको तो रक्षक मेखलाएँ यहाँ होता है इसका मतलब। अब कि स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटोर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर्स। अब यहाँ देखिए क्या समुच्च रेखीय आपको कंटोर बैरियर्स आपको होता है। तो कंटोर बैरियर्स मतलब आपको क्या होते हैं कि देखिए कंटोर बैरियर्स की बात हम करते हैं। कंटोर बैरियर्स की बात करते हैं। समुच्च रेखीय बैरियर्स की बात करते हैं। तो समुच्च रेखीय बैरियर्स मतलब क्या होता है कि कंटोर बैरियर्स जिसको बोलते हैं समुच्च रेखीय बैरियर्स की बात करते हैं कि स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटोर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। देखिए समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास एवं मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खायां। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए देखिए यहाँ पर समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खायां बनाई जाती है। तो स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटोर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब देखिए रॉक डैम जिसको बोलते हैं, चट्टान बांध जिसको हम बोलते हैं, वहाँ देखिए रॉक्स आर देखिए क्या कि रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट guleys एंड फर्दर
लॉस। देखिए यहाँ पर क्या कि रॉक कैमल चट्टान बांध क्या होता है, यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। चट्टान बांध जो जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया जाता है, यह नालियों की रक्षा करते हैं, यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। और फिर आपको आगे यहाँ पर एक आपको आया क्या कि ट्रेस फार्मिंग की बात करते हैं। ट्रेस फार्मिंग आपको जो होता है, ट्रेस फार्मिंग आपके यहाँ पर होता है क्या कि ब्रॉड यहाँ पर क्या कि ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑफ ट्रेस, ब्रॉड ऑफ फ्लैट स्टेप्स और ट्रेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट surface are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. देखिए टेरेस फार्म के अंतर्गत हम ये कर सकते हैं वेदिका फार्म जिसको बोलते हैं। तो वेदिका फार्म हम जिसको बोलते हैं टेरेस फार्म, या वेदिका फार्म जिसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और ट्रेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इसमें ये कहा गया क्या कि वेदिका चौड़े समतल सोपानता वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, चौड़े समतल सोपानता वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने की उपलब्ध हो, ताकि सपाट सतह फसल उगाने को उपलब्ध हो। इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है, इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। फिर उसके बाद आगे देखिए इंटर क्रॉपिंग की बात की गई है। इंटर क्रॉपिंग आपके यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग मतलब आपके यहाँ पर होगा क्या बीज की फसल उगाना बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग आपके यहाँ पर है। देखिए क्या कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। यहाँ देखिए क्या कि डिफरेंट इसमें जो आपको बीज की फसल उगाना वर्षा दोहन से, देखिए वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल एकांतर कतार उगाई जाती है। तो वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतार में उगाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसी को हम लोग इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। अब देखिए कंटोर प्लगिंग की बात करते हैं। कंटोर प्लगिंग आपके यहाँ पर है, कंटोर प्लगिंग जो आपके यहाँ पर कंटोर प्लगिंग आपके यहाँ पर है, जिसको हम हिंदी में आपके यहाँ पर बोलते हैं समुच रेखीय प्लगिंग आपके यहाँ पर समुच रेखीय जुताई बोलते हैं। समुच रेखीय जुताई की बात आपको यहाँ पर करते हैं। समुच रेखीय जुताई देखिए यहाँ पर क्या कि समुच रेखीय जुताई की बात आपको करते हैं। तो कंटोर प्लगिंग की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। कंटोर प्लगिंग का मतलब क्या होता है, क्या कंटोर प्लगिंग का मतलब एक यहाँ पर कंटोर प्लगिंग का मतलब होता है समुच रेखीय जुताई की हम बात करते हैं। समुच्च रेखीय जुताई की हम बात कंटोर प्लगिंग मतलब क्या होता है समुच्च रेखीय जुताई की हम बात करते हैं। इसमें देखिए क्या है कि प्लगिंग पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि कंटोर बैरियर की समुच्च रेखीय जुताई क्या होता है। देखिए समुच्च रेखीय जुताई जो आपको एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पर समुच्च रेखीय जुताई देखिए यहाँ पर समुच्च रेखीय जुताई की हम बात करते एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते उसी को समुच्च रेखीय जुताई बोलते हैं, जिसको कंटोर प्लगिंग करते हैं। अब देखिए शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, इन ए कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन। देखिए शेल्टर बेल्ट्स मतलब क्या होता है, आपको तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इसी को हम लोग रक्षक मिकराए बोलते हैं। शेल्टर बेल्ट्स को हिंदी में रक्षक मिकराए बोलते हैं। इसके अंदर देखिए इन ए कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल यस कवर। देखिए क्या तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। उसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए शेल्टर बेल्ट्स के बाद आपके यहाँ आगे हैं तो शेल्टर बेल्ट्स देखिए आपको लास्ट ही था, उसके बाद आपको कोई खास नहीं है, बस एक आपको देखिए समुच्च रेखीय रोधिकाएँ। तो हम लोग समुच्च रेखाओं पर देखिए यहाँ पर क्या समुच्च रेखीय रोधिकाएँ क्या होती है। देखिए समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खायाँ बनाई जाती है, तो पहले ही देख चुके थे। अब आगे यहाँ पर एक देखिए इमेज भी कुछ खास दिया गया है, ट्रेस फार्मिंग का यहाँ पर इमेज है।
देखिए ट्रेस फार्मिंग मतलब क्या, वेदिका फार्म होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा कंट्रोल ऑफ प्लगिंग आपको यहाँ पर है। कंट्रोल प्लगिंग बोलते हैं, समझ रेखे जुताई बोलते हैं। उसके आगे यहाँ पर क्या, सेल्टर। इसके बाद यहाँ एक सेल्टर बेल्ट का भी इमेज आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है। सेल्टर बेल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रक्षक मेखलाएँ बोलते हैं। सेल्टर बेल्ट मतलब होता है रक्षक मेखलाएँ आपको होता है। तो सेल्टर बेल्ट का मतलब होता है रक्षक मेखलाएँ आपको होती है। उसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आ, तो सर देखिए यहाँ पर और व हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि सेल्टर बेल्ट हो गया। एक्टिविटी की हम बात करते हैं। टेक टू ट्रेयर्स, देखिए क्या कि टेक टू ट्रेयर्स एक यहाँ पे एक्टिविटी है, देखिए उसको देख लीजिए। टेक टू ट्रेयर्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज, मेक 6 holes at one end of these trays and then fill them with the same amount of soil. Leave the soil in a tray A, bare soil sow wheat or rice grains in a tray B. When the grain in tray B has grown a few centimeters high, place both the trays place both the trays in such a way that they are on a slope. Pour 1 mug of water from the same height into each tray. Collect the muddy water that trickles down the holes of both trays into separate containers and compare how much soil is washed out of इस ट्रे। अब देखिए यहाँ पर एक ही आकार की और बोर नाम की 2 ट्रे ले लीजिए, ठीक है। इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए और ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि बोर ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में बोर ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर ही दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक और से मग से जल डालते हैं और दोनों ट्रे की छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्र करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। अब आगे यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर जो खास चीज़ आपको दिया गया है क्या कि अब एक वाटर की बात यहाँ पर आपको की गई है। तो ये वाटर से पहले कुछ डू यू नो को देख लीजिए। देखिए इन 1975, देखिए इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3,850 cubic kilometer per year. It sold SOARED. It sold to more than 6,000 cubic kilometer per year in द ईयर 2000। इसके ये मतलब कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष थी, जो कि वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। अब देखिए ए ड्रिपिंग टैप, देखिए अब ए ड्रिपिंग टैप वेस्टेज ऑफ 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन ईयर कि एक टपकता नल, देखिए यहाँ पर कि एक टपकता नल 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। एक टपकता जो नल है वो वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। उसके बाद आपको आगे देखिए वाटर्स की बात हम यहाँ पर करते हैं। वाटर मतलब जल की बात आपके यहाँ पर हम करते हैं। देखिए जल या वाटर की जो बात करते हैं उसका समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा वाटर इज वाटर रीन्यूएबल। देखिए वाटर इज वाटर रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। इट इज देयरफॉर appropriately called the water planet. It was in the primitive ocean that life began almost 3.5 million years back. Even today, the ocean covers 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Fresh water accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland, and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found
It is found has groundwater. It is found has groundwater, has surface water in rivers and lakes, land and has water vapor in the atmosphere. In the atmosphere देखिए, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इसलिए इसे जल ग्रह कहना उचित है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि देखिए, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल अलवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और लवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% और लवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। देखिए, यह भूम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए, फ्रेश वाटर is therefore the most precious substance. Fresh water is therefore the most precious substance on earth. Water can neither be added nor be subtracted from the earth. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land, and the back again. Through the processes of evaporation, precipitation and runoff, this, as you already know, is referred to as the water cycle. अब आप यहाँ पर एक जो कहा गया, यह भौम जल आपको नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए क्या कि इसलिए अलवणीय जल जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है और पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता और ना घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। और क्योंकि यह वाष्पीकरण वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है। वर्ण उत्पादन, देखिए यहाँ पर क्या वर्ण उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, देखिए यहाँ पर क्या, जल कृषि उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ती नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। अब आगे यहाँ पर जो कहा गया, इसके बाद आप क्या है, ह्यूमन यूज हुज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेज। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water either due to drying up water sources or water pollution। यहाँ पर आपको कहा गया, इसमें थोड़ा सा ये देखिए कि इसके अंतर्गत हम यहाँ पर आपको कह सकते हैं। इसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए क्या कि एक्टिविटी की बात यहाँ पर कर सकते हैं। लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की बात यहाँ पर की औसतन देखिए, एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजर्स अबाउट an average urban Indians uses about 150 liters of water every day। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। तो यहाँ देखिए पीने के 3 लीटर प्रतिदिन, आपको ये से उतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए डू यू नो की बात हम कर लेते हैं। डू यू नो आपके यहाँ पर क्या कहा गया है, डू यू नो आपके यहाँ पर कहा गया, देखिए हैव यू एवर हर्ड अबाउट ए वाटर मार्केट अमरेली, यहाँ पर क्या कि अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन
with a population of 125 lakhs is completely dependent on purchasing water from the nearby तालुकाज। तो क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया एक इमेज भी आपके यहाँ देखिए, क्या रिवर यमुना इज गेटिंग पोल्यूटेड, रिवर यमुना इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, ड्यू टू देखिए रिवर यमुना, तो हम यहाँ का देखिए रिवर यमुना इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू द सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड गार्बेज। तो यमुना नदी वाहिद, यमुना नदी वाहिद मल औद्योगिक बहिस्राव तथा कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। तो फिर आपको आगे यहाँ देखिए जो खास बात आपको कही गई उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कि प्रॉब्लम्स ऑफ जो यहाँ पर कहा गया प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जल उपलब्धता की थोड़ा समस्या पर विचार कर लीजिए। यहाँ पर जो आपको कहा उसमें ये देखिए क्या कि देखिए देयर इज ए स्कार्सिटी, देखिए देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, पास्ट क्या कि देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ देखिए क्या पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। कंट्रीज देखिए यहाँ पर क्या कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्केप्टिबल टू ड्राउट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। दस वाटर शॉर्टेज में बी ए consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources की बात एंड वाटर सोर्सेज देखिए विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश आपको अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया और लवणीय जल की आपूर्ति कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा रात पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार की जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब यहाँ देखिए क्या कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात आप यहाँ पर करते हैं। तो जो यहाँ देखिए जल संसाधनों का जो अभाव है उसको देखिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, आखिर बचाया कैसे जाए। अब यहाँ देखिए क्या कि एक इमेज है कि एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, and industrial effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates and metals and pesticides. देखिए आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई। इस छीन होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दिया है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातु और पियकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुँच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पुनः बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए वन और अन्य वनस्पति आवरण धातु प्रभाव को मंद करते भूमिगत जल को देखिए कि भूमिगत जल को पुनः आपूर्ति करते हैं। जल संग्रहण देखिए कि जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के क्षेत्र को स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले सूक्ष्म प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य
सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया, इसके बाद देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ दिस केमिकल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिच human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. Forest and other vegetation or cover slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepage. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ तक ये पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। इसके बाद जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं नेचुरल वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्स की बात हम करेंगे अगले चैप्टर में। इससे नेचुरल वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें आप ये देखिए क्या कि डू यू नो में थोड़ा सा देख लीजिए, क्या डू यू नो के अंतर्गत आप यहाँ पर है डू यू नो आप था यहाँ देखिए चैप्टर सिर्फ एक ही डू यू नो है, इसको देख लीजिए। रेन वाटर, देखिए यहाँ पर क्या कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड directing it to an appropriate location where it is stored for future use. On an average one spray of rain for 2 hours is enough to save 8,000 liters of water. इसमें देखिए जो कहा गया, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके और अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। अब आगे यहाँ पर देखिए आपको कहा गया एक फिगर आपके यहाँ पर है क्या, सिल्क वर्क में यहाँ पर फिगर दिया गया है, रेशम कीट के यहाँ पर फिगर। इसके बाद देखिए ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। ये तो इसको रखिए। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर है